हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उत्तराखंड की जो प्रमुख यात्राएं थी, जो प्रमुख उत्सव थे और जो महोत्सव थे उनके बारे में पढ़ा था। और हमने जो प्रमुख यात्राएं हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट यात्राएं अभी बच गई थी, उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक वस्त्र और आभूषण के बारे में। तो जो यात्राएं हैं पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो नंदा देवी राजजात की यात्रा होती है, जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि चमोली के काशुआ गांव से होमकुंड तक ये 19-20 दिन तक आयोजित की जाने वाली एक क्या है, धार्मिक यात्रा है। नंदा राजजात यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है और इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो लगभग कब से होती है, माना जाता है कि जो 8वीं सदी है, यानी जो 8th सेंचुरी है, तब से क्या माना जाता है, इसका स्टार्टिंग माना जाता है। ठीक है। माना जाता है कि ये 8वीं सदी से जो ये नंदा राजजात की जो यात्रा है, इसका प्रारंभ, इसकी जो शुरुआत है वो तब से मानी जाती है। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो बेसिकली जो ये नंदा राजजात की यात्रा है, ये क्या है, नंदा जी जिन्हें की जो क्या है पार्वती जी हैं, उनकी विदाई की यात्रा है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है चमोली के कासुआ गांव से होमकुंड तक होती है। और इन दोनों के बीच की दूरी है लगभग 280 किलोमीटर। ठीक है, 280 किलोमीटर, यानी 280 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से होती है, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, चमोली के कासुआ गांव से होमकुंड तक। ठीक है, और जहाँ पर ये पहुँचती है। और बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नंदा राजजात यात्रा से रिलेटेड कि यह किस राज परिवार की इसमें विशेष भूमिका रही है। तो जो नंदा राजजात यात्रा है उसमें चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की विशेष भूमिका रही है। और उसके बाद इसमें हमने देखा था कि जो नंदा जी की यात्रा है, जो विदाई की यात्रा है पार्वती जी की, उसमें क्या है, एक 4 सींगों वाला मेढ़ा जो बकरा है वो क्या है, आगे आगे चलता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि किसके बारे में, हमने पढ़ा था कि जो सन 2000 के बाद, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक 12वें वर्ष ये नंदा राजजात यात्रा होती है, तो 2000 में हुई थी। उसके बाद क्या था, 2012 में होना था, लेकिन ये 12वें वर्ष न होकर के होती है 14वें वर्ष, यानी 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक ये नंदा राजजात यात्रा होती है 2000 के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली के कुरुण से बेदनी कुंड तक की जो नंदा लोक जात यात्रा है, जिसे कि छोटा नंदा राजजात यात्रा कहते हैं, ये कब होती है, ये होती है प्रत्येक वर्ष होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो मेन जो नंदा राजजात की यात्रा है उसको वो कितने टाइम के बाद होती है, प्रत्येक 12वें वर्ष होती है। लेकिन एक क्या है, छोटी नंदा राजजात यात्रा भी है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। और ये कहाँ किसके बीच होती है, ये होती है चमोली के कुरुण से बेदनी कुंड तक। ठीक है, चमोली के कुरुण से बेदनी कुंड तक की नंदा लोक जात यात्रा, जिसे कि छोटी नंदा राजजात यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और यह यात्रा कब होती है, प्रत्येक वर्ष होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें पढ़ा था इसको भी कि गाँवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 में 1974 में प्रत्येक 10वें वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन तक की जाने वाली लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा अभियान, ठीक है, चलाया गया था। उस यात्रा का नाम क्या था, अस्कोट अराकोट यात्रा। ठीक है, अस्कोट अराकोट यात्रा क्या थी कि जो चलाई गई थी गाँवों को समझने के लिए व उनका आकलन करने के लिए। किसके द्वारा चलाई गई थी अस्कोट अराकोट यात्रा, नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 में। और ये कितने टाइम के अंतराल में होती है, प्रत्येक 10वें वर्ष होती है। और 45 दिन तक पैदल चलकर क्या है, ये यात्रा की जाती है। और इसकी जो दूरी है जो तय की जाती है वो है 1150 किलोमीटर। और इस यात्रा का नाम क्या है, अस्कोट अराकोट यात्रा। तो अस्कोट जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है,
अस्कोट पड़ता है पिथौरागढ़ में, नेपाल सीमा में। और जो अराकोट है वो कहाँ पर है? अराकोट है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने जिसके बारे में बात की, जो ये अस्कोट अराकोट की 5वीं यात्रा है, ये 25 मई से 7 जुलाई 2014 में हुई थी, इससे पहले तो। और जो नेक्स्ट होगी वो कब होगी? नेक्स्ट यानी छठी जो यात्रा है, जो 6 नंबर की यात्रा है, वो कब होगी? ये हुई थी 5वीं यात्रा हुई थी इसकी 2014 में। अभी हमने पढ़ा कि जो जो अस्कोट अराकोट की यात्रा है वो प्रत्येक क्या होती है? 10वें वर्ष होती है। तो 2014 के बाद 10 वर्ष में कितना होगा? 2024। 2014 में अगर 10 वर्ष जोड़ेंगे तो नेक्स्ट यात्रा कब होगी? 2024 में। यहाँ तक हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कि इसमें है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये धारचूला पिथौरागढ़ से स्टार्ट होती है और लिपुलेख दर्रे से होकर इसको करना पड़ता है। और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसके लिए धारचूला पिथौरागढ़ से कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? तो इसका आंसर है 160 किलोमीटर की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसमें इतना पैदल चलना पड़ता है धारचूला से, ठीक है। और इसके लिए लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें बताता है कि जो अर्ध कैलाश यात्रा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध कैलाश यात्रा या जिसको क्या कहा जाता है? दुर्गम छिपला केदार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो छिपला केदार यात्रा का या फिर अर्ध कैलाश यात्रा का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसका आयोजन कब होता है? अर्ध कैलाश यात्रा का आयोजन होता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की दुर्गम छिपला केदार यात्रा होती है, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। और यह यात्रा कहाँ पर होती है? पिथौरागढ़ में होती है। अभी हमने क्या बात की? कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात की। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो धारचूला पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है और इसमें 160 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और अगर हम अर्ध कैलाश यात्रा की बात करें तो वो भी पिथौरागढ़ से ही होती है, वो भी पिथौरागढ़ में ही होती है और उसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 25 किलोमीटर की क्या होती है? एक दुर्गम यात्रा होती है पिथौरागढ़ में। और इसको प्रत्येक तीसरे वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है भाद्र मास में, ठीक है। और क्यों की जाती है? पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु दुर्गम छिपला केदार यात्रा कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली दईबोरा धार्मिक यात्रा की जाती है पिथौरागढ़ में। एक और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन बिताने वाली दईबोरा धार्मिक यात्रा कहाँ की जाती है? पिथौरागढ़ में। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धार्मिक यात्रा है जिसमें कोई भी तीर्थ यात्री क्या है? 1.5 वर्षों तक बाहर जीवन व्यतीत करते हैं। तो उसका नाम क्या है? उस धार्मिक यात्रा का नाम क्या है? दईबोरा धार्मिक यात्रा। और वो कहाँ की जाती है? पिथौरागढ़ में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को क्या कहा जाता है? तो जो ये टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है इसको 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है। 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? जो टिहरी में होती है, टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है उसको 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। और ये कब आयोजित की जाती है? सितंबर माह में आयोजित की जाती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त सितंबर में देवी देवताओं की डोलियों के साथ टिहरी के पावली कांठी, ठीक है, टिहरी के पावली
पावली कांठा से केदारनाथ तक की जाने वाली पग यात्रा की दूरी कितनी है? तो ये उन्होंने पूछा है यहाँ पर 29 किलोमीटर इसका आंसर होगा। यानी अगस्त सितंबर में देवी देवताओं की डोलियों के साथ टिहरी के पावली कांठा से केदारनाथ तक की जाने वाली पग यात्रा यानी पैदल यात्रा की दूरी है 29 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मनणामयी लोक जात यात्रा होती है, कहाँ पर होती है? जो मनणामयी लोक जात यात्रा है वो होती है मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होती है मनणामयी लोक जात यात्रा? मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली देवी की कांठा यात्रा प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मनणामयी लोक जात यात्रा कहाँ पर होती है? मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मनणामयी लोक जात यात्रा होती है मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली देवी की कांठा यात्रा प्रतिवर्ष धनतेरस को कहाँ पर होती है? जसोली रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो हरियाली देवी की जो कांठा यात्रा है प्रतिवर्ष धनतेरस को जसोली रुद्रप्रयाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 वर्षों बाद 7 अक्टूबर 2021 से लगभग 9 माह के लिए चंडिका देवी की देव यात्रा कहाँ पर शुरू होती है? महण। ठीक है, कहाँ पर शुरू होती है? महड़ 10 जूला रुद्रप्रयाग में ही ये यात्रा शुरू होती है। इसमें क्या है कि 90 वर्षों के बाद 7 अक्टूबर 2021 से लगभग 9 माह के लिए चंडिका देवी की देव यात्रा शुरू हुई। कहाँ पर स्टार्ट होती है? महड़ 10 जूला रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं माता मूर्ति मंदिर माणा में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? माता मूर्ति मंदिर माणा में जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो पारंपरिक वस्त्र या आभूषण हैं। ठीक है, वस्त्र और आभूषण हैं, इनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान। गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान कौन कौन से हैं? धोती, पाजामा, कुर्ता, मिर्जई, टोपी, गुलबंद, बास्कट, मोरी आदि। ये सभी क्या हैं? गढ़वाली पुरुषों के द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले वस्त्र हैं। धोती, पाजामा, कुर्ता, मिर्जई, टोपी, गुलबंद, बास्कट, मोरी आदि। उसके बाद नेक्स्ट है, गढ़वाली स्त्रियों और बच्चों के पारंपरिक परिधान। क्या है स्त्रियों और बच्चों के पारंपरिक परिधान? आंगड़ी, घाघरा, गाती, धोती आदि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊनी पुरुषों के। अभी हमने पढ़ा गढ़वाली पुरुषों और गढ़वाली स्त्रियों तथा बच्चों के पारंपरिक परिधान। इसमें हमने गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधानों में पढ़ा धोती, पजामा, कुर्ता, मिर्जई, टोपी, गुलबंद, बास्कट, मोरी आदि। उसके बाद हमने पढ़ा गढ़वाली स्त्रियों तथा बच्चों के पारंपरिक परिधानों में है आंगड़ी, घाघरा, गाती, धोती आदि। और अब हम पढ़ेंगे कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान। कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधानों में आते हैं धोती, पजामा, सुराव, कोट, कुर्ता, भोटू, बास्कट, कमीज, मिर्जें, टांग जिसको साफा भी कहा जाता है, टोपी आदि। उसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊनी स्त्रियों के परिधान। कुमाऊनी स्त्रियां कौन कौन से वस्त्र पारंपरिक रूप से पहने जाते हैं उनके द्वारा? कुमाऊनी स्त्रियों के पारंपरिक परिधान हैं घाघरी, घाघरा या लहंगा, आंगड़ा, ठीक है, आंगड़ा, आंगड़ी, ठीक है, आंगड़ा, आंगड़ी, चोली, धोती, पिछोड़ आदि। कुमाऊनी स्त्रियों के पारंपरिक परिधान कौन कौन से हैं? घाघरी, घाघरा या लहंगा, आंगड़ा, आंगड़ी, चोली, धोती, पिछोड़ आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी बच्चों के पारंपरिक परिधान। कुमाऊनी बच्चों के पारंपरिक परिधान हैं
झगुली, जिसको कि एक लंबी फ्रॉक है उसको झगुली कहा जाता है। झगुल कोट, संतरात यानी स्लैक्स आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया पुरुषों के प्रमुख परिधान। भोटिया पुरुष क्या पहनते हैं प्रमुख रूप से, तो उसमें है भोटिया पुरुषों के प्रमुख परिधान हैं रंगा ओवरकोट, गैजू या खगचसी पैजामा, जिसको कि पैजामा भी कहा जाता है। पैजामे को क्या कहा जाता है, भोटिया पुरुषों का जो परिधान है पारंपरिक रूप से इसको गैजू या खगचसी कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है चुंगठी या चुकल, टोपी को कहा जाता है चुंगठी या चुकल। बाखें क्या है, ऊनी जूता है जो कि भोटिया पुरुषों का एक प्रमुख परिधान है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है भोटिया स्त्रियों के प्रमुख परिधान। जो भोटिया स्त्रियां हैं उनके प्रमुख परिधान क्या हैं, ये हैं चू व चूमाला, मैक्सीनुमा। ठीक है, ये क्या है, मैक्सीनुमा परिधान होता है इनका, जिसको नाम क्या दिया गया है, चू व चूमाला। नेक्स्ट है टोपीनुमा, चूकला। नेक्स्ट है कमर में लपेटने वाला जो वस्त्र है उसको कहा जाता है चूबती और जूजय आदि। ये क्या है, भोटिया स्त्रियों के प्रमुख परिधान हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख आभूषण जो कि सिर में पहने जाते हैं। जो सिर के प्रमुख आभूषण हैं वो हैं शीश फूल, बंदी, जिसे कि बांदी भी कहा गया है, सुहाग बिंदी और मांगटिका आदि। नेक्स्ट है कान के आभूषण। प्रमुख कान के आभूषण कौन कौन से हैं, मुरखली, जिसे कि मुर्खी या मुंदड़ा भी कहा जाता है, ये सब कान के आभूषण हैं। बुजनी तोगियल, कर्णफूल, ठीक है, कर्णफूल, कुंवल, बाली, नुगियल, गोरख आदि, ये सभी क्या है, कान के आभूषण हैं। अब है प्रमुख नाक के आभूषण। नाक के आभूषण क्या है, बुलांक, जिसे कि फुल्ली भी कहा जाता है, बुलांक या फुल्ली, नथुली, फूली, जिसे कि लौंग कहा जाता है आदि। नेक्स्ट है प्रमुख आभूषण गले के आभूषण कौन कौन से हैं, तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हसूली क्या है, सूद। उसके बाद उसको सूद भी कहते हैं। नेक्स्ट है गुलबंद, गले का आभूषण है। चरे यानी चरियो। उसके बाद है कंठी, ठीक है, कंठी है। इसके बाद है हमेल, जिसे कि क्या है, चवन्नी माला कहा जाता है, चवन्नी माला है उसको हमेल कहा जाता है पारंपरिक रूप से। नेक्स्ट है इसके बाद, ये सभी क्या थे, गले के आभूषण थे। तिलहरी, चंद्रहास, लॉकेट, हसूली, सूत, गुलबंद, चरे, जिसे चरियो भी कहा जाता है, कंठी, हमेल क्या है, चवन्नी माला है आदि। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख आभूषण कमर के आभूषण कौन कौन से हैं, कमर जोड़ी, जिसे करधनी कहा जाता है, तगड़ी या तिगड़ी आदि। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख आभूषण जो हैं हाथ के प्रमुख आभूषण क्या हैं, जो हाथ में पहने जाते हैं, धगुला, जिन्हें खंडवे कहते हैं, खंडवे भी कहते हैं, पौंची, ये भी हाथ में पहनी जाती है, जिसे पहुँची भी कहते हैं, गोंखले, बाजूबंद, ये भी हाथ में पहना जाता है, गूंठी, ठवाक व अंगूठी आदि, ये सभी क्या हैं, प्रमुख आभूषण हैं, हाथ के आभूषण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख आभूषण पैर में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं पौंटा, झावर, जिसे कि झिवरा कहते हैं, अमीरती तार, इमरती और पवलिया किसे कहा जाता है, बिछुए को, पाजेब, जेवरी, कंडवा, सुधमन आदि, ये सभी क्या हैं, पैर के आभूषण हैं। पैर के प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं, पौंटा, झावर, झिवरा, अमृति तार, इमरती, पुवलैया, ठीक है, बिछुआ है। उसके बाद है पाजेब, जेवरी, कंडवा, सुधमन आदि। पवलिया इसको कहा गया है, पवलिया यानी बिछुए को कहा गया है। नेक्स्ट है प्रमुख आभूषण कंधे का जो प्रमुख आभूषण है उसमें बताया गया है शूड़ सांगल। क्या है, शूड़ सांगल क्या है, कंधे का प्रमुख आभूषण है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जो उत्तराखंड के जो प्रमुख क्या हैं पारंपरिक वस्त्र और आभूषण हैं उनके बारे में। ठीक है, और जो बची हुई यात्राएं थी, धार्मिक यात्राएं, उनको हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया हो और इसको रिवाइज करते रहना है। अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन। ठीक है, जो परंपरागत रूप से जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में। अभी यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।